Good afternoon. A very good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून आप सभी को। आयुषी बेटा आप मुझसे कॉल करके पूछिएगा। आयुषी आपका जो डाउट है आप मुझे कॉल करके पूछिएगा, राइट? ओके। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स की। हर्षित नहीं, नो नीड हर्षित, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा नहीं, वो होमवर्क मैं आपको दूंगा, एक बार देख लेना जितना जितना है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यार अभी तक अपन क्या बात कर रहे हैं? लास्ट क्लास में अगर आपको समअप कराऊं तो कहूंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साथ साथ, राइट? यहां तक हम लास्ट क्लास में पहुंच गए थे। तो सबसे पहले आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है बिगनर बॉक्स। ठीक है, अप टू 8, इट्स नॉट अप टू 3, अप टू 8। बिगनर बॉक्स अप टू 8, इलस्ट्रेशन, सॉरी सॉरी, ठीक है, बिगनर बॉक्स अप टू 3, इलस्ट्रेशन अप टू 8 और एक्सरसाइज 1 अप टू 62। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक सिटिंग में और विद इन 2 आवर्स, है ना? आपका जो होमवर्क है मैं 2 आवर्स लिख रहा हूं मैक्सिमम, लेकिन वो 1 and 1.5 आवर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका काम रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स होता क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं। रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साथ साथ। अब इस बेसिस पे रेडॉक्स रिएक्शन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल है और इन बातों को आपको दिमाग में रखना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हालांकि सवाल इससे बहुत कम आता है, बहुत कम आने के चांस है, लेकिन वही है, आजकल एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा आते हैं। तो अपने को याद रखना है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, उसे हम कई कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम से ही आप इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। कॉम्बिनेशन, इसमें कंबाइन हो रहा है। जब कभी दो स्पीसीज कंबाइन होके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं और वो रिएक्शन रेडॉक्स होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, तो हम कहते हैं वो रेडॉक्स है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, पर क्या ये रेडॉक्स है? तो रेडॉक्स बताने के लिए हमें इसमें लिखना होगा सभी का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन 0, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 पर है और हाइड्रोजन +1 पर है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 0 से -3 गया यानी कि रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन 0 से +1 गया यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा। भाई रेडॉक्स तो है, पर क्योंकि कंबाइन हुआ इसलिए कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है। इन द सेम वे KCl प्लस O2 से बना KClO3, ये भी एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 से बना कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन की तो है, पर ये रेडॉक्स नहीं है। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें दो स्पीशीज कंबाइन होगी कुछ नया बना रहे। पर ये रेडॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा। कैल्शियम यहां पर भी +2 है, यहां पर भी +2 है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, कार्बन +4। भाई जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हुआ तो वो रेडॉक्स कैसे हो सकता है, राइट? तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन का पहला क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है इसमें हमेशा दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है उसे आजकल सवालों में इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यार शब्द अपने को पता होने चाहिए, ये टर्म्स अपने को पता होने चाहिए, वरना होता क्या है बच्चों, एग्जाम में सवाल आता है, बच्चा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब याद रखता है, लेकिन जैसे वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड यूज होता है तो सोचता है ये क्या नया आ चुका है। क्लियर? तो याद रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग एक इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं और ये हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर होता है। इन द सेम वे अगला रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है डिकम्पोजिशन। आप इसका नाम ही सुन सकते हैं डिकम्पोजिशन, इसमें कुछ डिकम्पोज हो रहा, इसमें एक मॉलिक्यूल दो में टूट रहा तो डिकम्पोजिशन है। पर रेडॉक्स है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। फॉर एग्जांपल HCl टूट रहा है H2 + Cl2 में, क्या ये रेडॉक्स है? तो आओ सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के देखते हैं। हाइड्रोजन +1 से 0 में गया यानी कि रिडक्शन हुआ, क्लोरीन -1 से 0 में गया यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स तो है, और क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा इसीलिए डिकम्पोजिशन रेडॉक्स है। क्लियर? इसी प्रकार से आपके सामने कुछ और एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन के। बच्चों आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें हमेशा मात्र एक मॉलिक्यूल होता है,
यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है? कभी कॉम्बिनेशन है, तो कभी डिकम्पोजिशन है, तो कभी डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद हो तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जब कभी होता है उसका एक रूल होता है, ताकतवर कमजोर को हटा देता है। मेटल ताकतवर कमजोर मेटल को हटा देगा, नॉन मेटल ताकतवर नॉन मेटल कमजोर को हटा देगा। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नियम होता है, ताकतवर कमजोर को हटा देता है, मेटल मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, नॉन मेटल मोर रिएक्टिव लेस नॉन मेटल को हटा देता है। आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा। बच्चों, मजे की बात यह है, जब कभी डिस्प्लेसमेंट होता है, जब कभी डिस्प्लेसमेंट होता है, गारंटीड है वो रेडॉक्स होगा ही होगा। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होता है, अपने को याद रखना है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो पक्की बात है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? तो अपन इसे ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मजे की बात ये है बच्चों, यहां पर भी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कुछ थ्योरी की बातें हैं, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट है। ये होता क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एटम का जिसमें एक ही एटम का जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एटम का रिडक्शन भी होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर ऐसा कभी है बच्चों तो उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबके सामने H2O2 का डिकम्पोजिशन गिवन है, पॉइंट टू बी नोटेड। H2O2 का डिकम्पोजिशन गिवन है, मतलब ये डिकम्पोजिशन तो है, पर क्या ये डिसप्रपोर्शनेट है? तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेते हैं। परऑक्साइड में ऑक्सीजन है -1 पर, वाटर में ऑक्सीजन है -2 पर, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है 0 पर। -1 से गया 0, बोलो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। -2 से गया 0, बताओ क्या हुआ? सॉरी, यही ऑक्सीजन -1 से 0 गया और वही H2O2 का ऑक्सीजन -1 से -2 गया, यानी रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। ऑक्सीजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ। एक ही एटम का रिडक्शन भी हुआ, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी एक रेडॉक्स है। और क्योंकि एक ही का हुआ, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। तो सवाल आता है, क्या कभी डिसप्रपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन हो सकता है या डिकम्पोजिशन डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है? तो आज आपके सामने रिएक्शन लिखी है, तो आप सब मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं, यस, डिकम्पोजिशन कैन बी डिसप्रपोर्शनेशन। आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जब यही सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, डिकम्पोजिशन डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है। क्लियर? हो सकता है, द वर्ड इज कैन बी। ऑलराइट, उसी प्रकार से ये जो आपके सामने क्लासिफिकेशन था, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन का, जहां एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए बच्चों इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर भी कहते हैं। राइट? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉम प्रपोर्शनेशन। कॉम प्रपोर्शनेशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिसप्रपोर्शनेशन का। द वर्ड आई एम यूजिंग, एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिसप्रपोर्शनेशन का। मतलब डिसप्रपोर्शनेशन को आप फील करो, रिएक्शन को उल्टा कर दो, वही कॉम प्रपोर्शनेशन है। मतलब H2O2 को H2O प्लस हाफ O2 लिख रहे थे, आप रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, कॉम प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। तो इसको अगर हम शब्दों में बांधे तो कैसे बांधेंगे? जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एटम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। राइट? तो रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन इज नोन एज कॉम प्रपोर्शनेशन। अब आपको क्या याद रखना है, एक बार सुनिएगा। जो कॉम प्रपोर्शनेशन होता है, जो कि रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन होता है, जैसा कि आपने देखा, जो डिसप्रपोर्शनेशन है वो ऑलवेज इंट्रामॉलिक्यूलर है, मतलब एक मॉलिक्यूल से। लेकिन जो कॉम प्रपोर्शनेशन है, हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है। तो कभी वो इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और कभी वो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। थोड़ा बहुत थ्योरी की बातें आपको याद रखना होगा। तो अपन कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे थे, चलो पढ़ते हैं रेडॉक्स, चलो पढ़ते हैं। सर रेडॉक्स क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है साथ साथ, ऑलराइट, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है साथ साथ। तो सर रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है? मैंने कहा कभी कॉम्बिनेशन हो सकती है, कभी डिकम्पोजिशन हो सकती है, तो कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकती है, तो कभी कॉम्प्रोपोर्शनेशन हो सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये थोड़ा सा थ्योरी है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम के पहले पढ़ के जरूर जाना। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े क्या? अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा यार, जितना कुछ पढ़ा, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, तो यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ठीक है साहब ये रेडॉक्स तो होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो एसिड बेस की रिएक्शन है, वो कभी भी रेडॉक्स नहीं हो सकती, वो कभी भी रेडॉक्स नहीं हो सकती, राइट। तो अपने को याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस की रिएक्शन, और दूसरा याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या था डिस्प्लेसमेंट? कोई एक किसी को हटाता था, जिंक कॉपर को हटा रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब सिल्वर सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा और सिल्वर की जगह पे सोडियम आके चिपक गया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं है, आपको याद रखना है एज अ फैक्ट के तौर पे, एज अ पॉइंट के तौर पे याद रख पाओगे। जस्टिफिकेशन आपके सामने है, बट अभी हम जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा आपको तो याद रखना है। रेडॉक्स होता है जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। न्यूट्रलाइजेशन कभी रेडॉक्स नहीं होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कभी रेडॉक्स नहीं होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इज दिस क्लियर? अगर आप इन बातों को समझ पाए हैं तो आओ एक छोटा सा सवाल करते हैं और देखते हैं आप में से कौन सही जवाब देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स है तो अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और बताना है क्या बात है। लाइन से सभी बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं। प्रियांशु सिंह ने सबसे पहले सही आंसर दिया, आंसर नंबर 2। देखते हैं सही है गलत, क्या बात है यार। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना बेटा सभी एटम का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते से आपको समझ में आ जाएगा कौन रेडॉक्स है कौन नहीं है। लास्ट वाला तो दिख रहा है एसिड और बेस की रिएक्शन, और एसिड और बेस की रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकती। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकती। क्लियर? तो फोर्थ अपने को टिक कर लेंगे। खैर चलो निकाल लेते हैं। यहां कॉपर आपको +2 में दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे कॉपर। यार लाइंस सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। किसी बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड, किसी बच्चे को डाउट हो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में, रेज योर हैंड। सर ये कैसे आया? किसी को डाउट हो रेज योर हैंड। मुझे लग रहा क्योंकि लाइन से सभी बच्चों ने सेकंड ऑप्शन टिक किया यार, तो मुझे लग रहा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रपोर्शनेशन? इनमें से कौन डिस्प्रपोर्शनेशन है? मतलब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और एक ही एटम का रिडक्शन भी हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। यार इतना जल्दी किस लिए है? जो बच्चे फोर्थ कह रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं। KClO3 में पोटेशियम +1 है भाई, यहां भी है। यहां पे Cl का निकाल ले क्या? तो कैसे निकालेंगे? 1 + x - 6 = 0। तो यहाँ पे Cl कितना है? +5 पे, राइट। और यहाँ पे Cl कितना है? -1 पे, राइट। यार +5 से -1 गया। दिस इज ओनली रिडक्शन, दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हुआ। तो जिन बच्चों ने फोर्थ टिक किया उनको बता दो भाई फोर्थ तो गलत है, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो अभी अपने पास 3 ऑप्शन बचे। अब सोचो इनमें क्या है। थर्ड वाला भी आपको दिख रहा नहीं है, सेकंड वाला भी आपको दिख रहा नहीं है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन एक ही एटम का रिडक्शन होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ऑलराइट, डिस्प्रपोर्शनेशन क्लियर। अगर आप सीख गए हैं तो एक और सवाल, किसी बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड। किसी बच्चे को किसी ऑप्शन में डाउट हो रेज योर हैंड। यार बड़ी सिंपल सिंपल बातें अपन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? आपको बताना है इनमें से कौन रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? जल्दी से
यार क्या बात है, कुछ बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया। शुभजीत सील ने सबसे पहले सही आंसर दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकता। थिंक लॉजिकली, आपके सामने आंसर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। और अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। किसी बच्चे को किसी ऑप्शन में डाउट हो, रेज योर हैंड। एंड द करेक्ट, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, मुझे किसी का आंसर अलग नहीं दिखा। किसी ने बीच में छुपा के लिख दिया तो अलग बात है। एक बच्चे ने लिखा है फर्स्ट, बाकी सबने 444, कुछ बच्चों ने लिखा है फर्स्ट। तो किसी को डाउट है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रेडॉक्स नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, मतलब रेडॉक्स नहीं है, राइट। तो कॉपर कहाँ है, +2 में, यहाँ कहाँ है 0, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है 0, यहाँ पे कहाँ है +1 में। यार मुझे इसमें तो दोनों ही दिख रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दोनों है मतलब वो रेडॉक्स है। तो आप बोल कैसे सकते हो। फिर सर फोर्थ वाला तो यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन कभी रेडॉक्स नहीं हो सकता। क्लियर। सवाल आता है, यार सर हम रेडॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने रेडॉक्स को समझ लिया, ठीक है, लेकिन सर आपने रेडॉक्स को समझाने के लिए हमें ओएस और ओएन बताया, तो क्या ओएस और ओएन का काम केवल रेडॉक्स को समझने में है, या इसका कोई और भी एप्लीकेशन है। जी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी काम की चीज है। मैं आपको बताता हूं ओएस और ओएन की मदद से हम क्या क्या जादू देखने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं कुछ जादू देखने के लिए। और अभी आने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स। चलो सीखते हैं जादू ऑफ ओएस एंड ओएन, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, हम लोग मतलब आप सभी जिनको मैंने सिखाया, हम लोग जानते हैं कि ओएस और ओएन अलग चीज है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने सबसे पहली क्लास में कहा था कि बोलचाल की भाषा में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, सवालों में अक्सर दोनों शब्दों का इंटरचेंजेबली प्रयोग होता है। तो शब्दों से नहीं समझना है, अपने को दिमाग में रखना है दोनों अलग चीज है। कभी कोई बोल देता है, ओके, आप उसका मतलब समझ लेना, बट कीप इन माइंड दोनों अलग चीज, राइट। तो यार अब हम समझने वाले हैं कि ओएस और ओएन क्या क्या जादू दिखाने वाला है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल सिंपल, और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है बच्चों कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं। तो यार याद करो, आप सबने लुईस एसिड जैसा कुछ पढ़ा होगा, और आपको याद हो जो लुईस एसिड है, कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपको याद हो जो लुईस एसिड होता है, ये वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो लुईस साहब ने कहा कि एसिड की पहचान है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन अपने और विड्रॉ करना चाहता है, तो वो कैसा है, एसिड। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो कैसे, इसके पीछे का कंसेप्ट यह है बच्चों, जहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, वहां पर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो सवाल आता है सर, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पता कैसे करें। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पता करना है तो अपने को देखना होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी है, और जहां इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वो उतना इलेक्ट्रॉन को अपने विड्रॉ करेगा। यार सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके पास जो नहीं होता वही तो चाहिए ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसी को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो कंसेप्ट ये है बच्चों, जहां पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मैं इसे एक एग्जांपल समझाता हूं। हमारे सामने कुछ ऑक्सो एसिड लिखे हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अगर मैं इन सभी में जो सेंट्रल एटम है दैट इज क्लोरीन, जो सेंट्रल एटम है दैट इज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूं, तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 5 और चौथे वाले में 7। You can see the maximum oxidation state for chlorine is +7, और यहां पर क्लोरीन +7 में। इसको फील करो ना यार, क्लोरीन पे कितना पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे कितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है। तो क्लोरीन जिस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो रूल ये कहता है बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की भूख उतनी ज्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मतलब
हम एक रूल बना सकते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? इस बात को एक और एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। अगला एसिड है H2SO3 और H2SO4। इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो पहले वाले में कितना है +4 और दूसरे वाले में कितना है +6। कहां चार्ज ज्यादा है? दूसरे वाले में। कहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है? दूसरे वाले में। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? दूसरे वाले का। राइट? उसी प्रकार से HNO2 और HNO3 में नाइट्रोजन का OH है 3 और 5। तो अगेन जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन आप सबने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूं। एक्सेप्शन है H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का, जिसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ ऐसा होता है। तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कहता है, नॉर्मल बच्चे का दिमाग क्या कहता है साहब, जिसपे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसका उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। हाँ, यह सच है कि H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। इसका जो रीजन है, इसकी जो वजह है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं वजह पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं भाई, OS और ON बड़े काम की चीज है। अगर आपको OS पता है तो आप बता सकते हैं कि कहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। हालांकि दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रूल, दिस इज नॉट द यूनिक रूल, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम इससे बता सकते हैं। क्लियर? तो एप्लीकेशन नंबर 1, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, इसका वजह क्या है आपने ऑलरेडी आईओसी में पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं याद है प्लीज उसे रिवाइज करना, अपने रीजन जाना है। हम लोग इसे एक्सेप्शन कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हमने जो रूल बनाया उससे अलग है। ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक्चुअल रीजन आपने आईओसी में पढ़ा। समझ पा रहे हो क्या? हमने जो रूल बनाया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये उस रूल का एक्सेप्शन, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सेप्शन नहीं है यार, वो तो रूल आपने ऐसे पढ़ा है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन नंबर 1, जहां हम OS और ON की मदद से बता सकते हैं किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो किसकी कम। एक दूसरा एप्लीकेशन आता है बच्चों, हम लोग OS और ON की मदद से OA और RA के बारे में बता सकते हैं। OA क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं। OA जिसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और RA जिसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। इसे याद कैसे रखना है, जैसे हम कहते हैं LIC एजेंट, जैसे हम कहते हैं बैंक एजेंट। तो जो एजेंट होते हैं वो उसका काम करते हैं, जो एजेंट होते हैं वो उसका काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन का काम करते हैं। अब रेडॉक्स का एक नियम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक नियम होता है। कोई अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होता, कोई अपने आप रिड्यूस नहीं होता, कोई अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होता, कोई अपने आप रिड्यूस नहीं होता। हर किसी को एक ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऐसा वो इसीलिए कर सकता है क्योंकि साथ में कोई दूसरा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जो रिड्यूस होना चाहता है। नो बॉडी, नॉट इवन अ सिंगल स्पीसीज विल ऑक्सीडाइज ऑन इटसेल्फ, विल रिड्यूस ऑन इटसेल्फ। ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा क्योंकि कोई रिड्यूस हो रहा, रिडक्शन इसलिए हो रहा क्योंकि कोई ऑक्सीडाइज हो रहा। क्लियर? अब मेरी बात को समझना, OA का मतलब क्या है, RA का मतलब क्या है, पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे OA RA की पहचान करते हैं वो सीखते हैं। OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, खुद क्या होगा, रिड्यूस। RA जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करने का एजेंट, तो दूसरे को क्या कर रहा, रिड्यूस, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। मेरी बात को समझिएगा, OA जो दूसरे को, अदर्स को क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज, राइट, और खुद क्या हो रहा, इटसेल्फ, अपने आप क्या कर रहा, इटसेल्फ कर रहा, रिड्यूस। इन द सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आप सभी बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या कर रहा, रिड्यूस। तो जब दूसरे को रिड्यूस कर रहा तो खुद क्या होगा, अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर? अब जो मैं कहने वाला हूं जरा सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन बताया। अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आप सबको सोचना है, जहां बैठे वहां बोलना है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे क्या कर रहा, रिड्यूस, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होने में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना कि गेन करना, खुद खुद ऑक्सीडाइज होने में इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है कि गेन करना है,
इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन करना है लॉस, राइट। इन द सेम वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो रिड्यूस में इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन, राइट। तो जहां कहीं ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हम समझ जाएंगे वो आ रहे हैं, जहां कहीं ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, हम समझ जाएंगे ओए है, राइट। अब एक बात बताओ यार, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। यार ए ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, 2+ ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। मेरा जो लॉजिक है सुनिएगा, OA वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, RA वो होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। अब होता क्या है बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल है, इमेजिन करो हमारे सामने एक स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। लेट्स से हमारे सामने एक स्पीसीज है H2SO4। अब H2SO4 में सल्फर का OS कितना है, +6। आप सबसे मैं पूछता हूं सल्फर का मैक्सिमम OS कितना हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप सब मुझे बताइए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? 6 से ज्यादा तो नहीं है। और आज H2SO4 में सल्फर कहां बैठा है, +6 में, मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6, और कहां है, +6। मतलब कल को अगर रिएक्शन होगी तो या तो ये +6 से नीचे उतरेगा, +6 से +7 तो होने का सवाल नहीं है। अगर कल को रिएक्शन होगी तो या तो ये +6 से नीचे उतरेगा, मतलब +5 होगा, +4 होगा, +3 होगा, +2 होगा, या तो एज इट इज +6 रहेगा। एज इट इज +6 रहा तो रेडॉक्स का केस नहीं है, और अगर रेडॉक्स हो रहा, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा, तो H2SO4 वाले सल्फर का मात्र 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 एक ऑप्शन है, और वो है ये खुद रिड्यूस होगा, ये खुद रिड्यूस होगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा सुनिएगा ध्यान से। जब कभी स्पीसीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं तो वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं। जब वो और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो वो खुद को रिड्यूस करेंगे, और जब खुद को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकते। यार एक ही बात को हम कई तरीके से घुमा के बोल रहे हैं, राइट। जो मैक्सिमम ओएस पे होगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो खुद रिड्यूस होगा, जब खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को रिड्यूस कहां से करेगा, राइट। तो वो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब आर्य की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मतलब वो बिहेव करेगा ओए की तरह। तो अपन ने एक रूल बना लिया, ओए वो होगा जो मैक्सिमम ओएस पर होगा, ओए वो होगा जो मैक्सिमम ओएस पर होगा, गारंटीड है, गारंटीड। मैक्सिमम ओएस है तो पक्का वो ओए ही होगा, राइट। एग्जांपल समझते हैं, केमोनो 4 में Mn का ओएस कितना है, +7, और ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर रिएक्शन होगी तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से कम होगा, और जब +7 से कम होगा मतलब खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी मात्र 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 ओए होगा। और आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे केमिस्ट्री में KMnO4 is a very good oxidizing agent. Hot alkaline KMnO4, KMnO4 आपने न जाने कितने यूज पढ़े होंगे, और KMnO4 is a very good oxidizing agent क्योंकि वो खुद रिड्यूस होगा। इन द सेम वे K2Cr2O7, राइट, K2Cr2O7 क्रोमियम कहां है, +6, और क्रोमियम का OS मैक्सिमम कितना पॉसिबल, +6, और वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम OS पर है, मतलब वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, अब वो रिड्यूस होगा, और जब खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इन द सेम वे बच्चों, ऐसा कभी कभी होगा कि एलिमेंट का जो ओएस है वो मिनिमम होगा। अब सिंपल सी बात है, इमेजिन करो एक एग्जांपल समझते हैं, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का ओएस है -3, कितना है, -3। अब -3 है बच्चों, तो -3 से और नीचे नहीं हो सकता, नाइट्रोजन -3 से -4 नहीं हो सकता, और रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर कभी रिएक्शन होगी रेडॉक्स वाली तो गारंटी है कि अमोनिया को जो नाइट्रोजन है वो तो उसका ऑक्सीडेशन में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मतलब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि ओए मिनिमम है, सॉरी, अगर कभी ऐसा होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम है तो पक्की बात है वो आ रही, क्या है वो आ रही। तो अपन एक रूल बना लिया, मैक्सिमम ओएस वाला ओए है, मिनिमम ओएस वाला आरए है, और अगर कभी इन दोनों के बीच में होता है हम कहेंगे वो कभी ओए तो कभी आरए है। आओ इसे कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसके बाद आप सबको जवाब देना है, बहुत सारे एग्जांपल, राइट। तो जैसे हम देखते हैं H2O2,
H2O2 में ऑक्सीजन कहां है बच्चों? -1 पर। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। क्या ये मिनिमम है? नहीं। अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन का जो OS है वो +2 से -2 के बीच में लाई करता है। बोलो क्या आपको याद है? ऑक्सीजन का जो OS है वो +2 से -2 के बीच में लाई करता है। बोलो क्या आपको याद है? यहां पर ऑक्सीजन क्या अपने मैक्सिमम OS पे है? नहीं। क्या मिनिमम OS पे है? नहीं। क्या बीचों बीच है? हाँ। मतलब कभी ऑक्सीडाइज होगा तो कभी रिड्यूस होगा, तो कभी OA तो कभी RA होगा, राइट? इन द सेम वे अगर आप देखेंगे जो H2SO3 है उसमें सल्फर कहां है? +4। अगेन क्या ये मैक्सिमम पे है? नहीं। क्या ये मिनिमम पे है? नहीं। मतलब ये बीच में है, तो कभी OA तो कभी RA होगा। क्लियर? आओ इसे हम कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। PS3 बताओ, PS3 में फास्फोरस का OH कितना है? PS3 में फास्फोरस का OH कितना है? जल्दी से पूरी क्लास बताएगी। PS3 में फास्फोरस का OH कितना है? क्या बात है, शानदार, -3। बताओ ये फास्फोरस का मिनिमम OH है कि मैक्सिमम है? कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर आपको पता कैसे चलता है मिनिमम है कि मैक्सिमम? ये कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना यार। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है कि नहीं है? जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? P3, राइट? ये कितने इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है? 3 तो करेगा। मिनिमम कितना हो सकता है? -3, राइट? क्या ये और कम हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये अगर कभी बिहेव करेगा, मैं आप सबसे पूछता हूं ये कैसे बिहेव कर सकता है? OA की तरह कि RA की तरह? ये कैसे बिहेव कर सकता है? OA की तरह कि RA की तरह? OA की तरह कि RA की तरह? बहुत बढ़िया सर, ये मिनिमम है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब अगर कभी मौका लगेगा ना सर तो ये केवल RA होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? आओ इसे कुछ एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक रिएक्शन है और आपसे कुछ पूछा है, आप सब जवाब देंगे। रिएक्शन लिखी है, फॉर द अबव रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मतलब OA एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज मतलब RA। ऑब्वियसली आपको बताना है सबसे पहले OA और फिर RA। बताओ इसमें OA कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा, खुद रिड्यूस हो रहा, मतलब खुद मैक्सिमम OS पे बैठा है। आराम से देंगे जवाब, तसल्ली से देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। शुभजीत सील ने कहा 3rd, अब्दुल रहमान ने कहा 1, कुमार गौरव ने कहा 2। बेटा 4th ऑप्शन बचा है वो भी बताई दो, 1 2 3 तो हो ही गया। क्या करते हो यार, 4 ऑप्शन है, चारों थोड़ी बताने, एक ही बताना है। तसल्ली से करो, कोई जल्दी नहीं। आपसे पूछा है कौन OA है कौन RA है। OS निकालो ना सबका यार, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते ही सवाल खत्म है। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ OS एंड ON। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन था एसिडिक स्ट्रेंथ, दूसरा एप्लीकेशन है OA और RA का डिसीजन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या बात है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 1। यार MnO4 में Mn कहां है भाई? +7 पर, राइट? HSO3 माइनस में सल्फर का OS नहीं निकाल सकते आप लोग? HSO3 माइनस में सल्फर का OS नहीं निकाल सकते आप लोग? 1 + x - 6 = -1, राइट? तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो यहां से अपने पास x कितना आ गया? +4। अब देखो ना यहाँ कितना है? +6। ये +4 से कहां गया है? +6। तो खुद क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। तो भाई जब खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। जब खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। समझ पाए क्या? एक बात तो पक्की है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ये हो गया RA, और ये +7 से कहां गया है? MnO4 2 माइनस, कैलकुलेट करो कितना आएगा? +6। यस और नो? ये +7 से कहां गया है? +6। तो खुद क्या हुआ है? रिड्यूस। तो दूसरे क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। मतलब ये होगा OA और ये होगा RA। तो यार आसानी तो था, आसान था क्या? पक्का आसान था क्या? ऑलराइट, अगर आप सीख गए हैं तो फिर से आपको बताना है OA और RA। KMnO4 पूरी क्लास बताएगी एक एक करके। आप मुझे बताओ ये OA है कि RA? एक एक करके डिस्कस करते हैं। OA है कि आप तो देखो मैक्सिमम OS मिनिमम OS। Mn कहां है? +7 मैक्सिमम। क्या है ये? OA H2SO4। सेकंड H2SO4। सल्फर कहां है? मैक्सिमम OA। क्या बात है? NH3 नाइट्रोजन कहां है? NH3 नाइट्रोजन मिनिमम पे है, -3 पे, और कम नहीं हो सकता है। खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, अगर कभी काम करेगा तो भाई साहब पक्का ही RA होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो नहीं होगा, होगा तो RA ही होगा। PS3 अगेन RA। K2Cr2O7, K2Cr2O7 फिफ्थ K2Cr2O7 क्रोमियम कहां है? +6 पे। क्या बात? OA। S3PO4 फास्फोरस का OS बताएंगे।
H3PO4 में फास्फोरस का OS, H3PO4 में फास्फोरस का +5, बहुत बढ़िया, शानदार। मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। HClO4 +7, मैक्सिमम, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। HNO3 नाइट्रोजन +5, मैक्सिमम, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। अरे आसान है क्या? CH4 में कार्बन, CH4 में कार्बन, CH4 में कार्बन का OS बताएंगे, CH4 में कार्बन का OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग -4 कह रहे हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट सोच लो ना यार, CH4 है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, +1 तो कितना है? -4 है कि नहीं है? क्या ये कार्बन का मिनिमम OS है? कार्बन -4 से कम हो सकता है? नहीं। और मिनिमम OS है, यानी कि क्या होगा? R। HNO2 बताओ ये क्या होगा? OA होगा कि RA होगा कि दोनों होगा? HNO2 OA RA की दोनों, बोथ। क्या बात है, दोनों ही संभव है। H3PO3 दोनों ही संभव है, SO2 दोनों ही संभव है, H2O2 दोनों ही संभव है। अब जो मैं कह रहा हूं जरा सुन लो ध्यान से। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका जो मेजर बिहेवियर है, जो मेजर बिहेवियर है, ये सही है कि OA RA दोनों की तरह है। लेकिन आप सब जानते हैं जो पेरोक्साइड लिंकेज होता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सब जानते हैं पेरोक्साइड लिंकेज वीक होता है, वो लोन पेयर का रिपल्शन होता है। याद है कि नहीं याद है? लोन पेयर। तो रिपल्शन होने से ये वाला जो बॉन्ड होता है वीक होता है। तो बच्चों अक्सर होता क्या है, जो पेरोक्साइड है वो हमेशा O2 बनाता है, मतलब पेरोक्साइड की टेंडेंसी होती है O2 बनाने की, राइट? तो पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। मतलब -1 किस में जा रहा है? 0 में। मतलब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे क्या करेगा? रिड्यूस। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये सच है कि H2O2 कभी OA तो कभी RA हो सकता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है पेरोक्साइड का, जो डोमिनेटिंग नेचर है पेरोक्साइड का, राइट, वो खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो दूसरे क्या कर रहा है? रिड्यूस। उसका जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो RA के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब इन जनरल आपसे पूछ दे और कुछ नहीं बोला हो तो आप H2O2 को RA ही मानना। क्लियर? क्लियर? हाँ, ये सच है कि वो दोनों की तरह बिहेव करता है, बट डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। अगर उसने कुछ नहीं बोला है, इसका जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो हम यही मानेंगे। हेलो, चलेगा? ऑल राइट, चलेगा। ओके, ये था दूसरा एप्लीकेशन जिसमें हमने पता किया ओए और आरए के बारे में। मैक्सिमम ओएस है तो ओए, मिनिमम ओएस है तो आरए, बीच में है तो कभी ओए तो कभी आरए, जैसे रिएक्शन देख लेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है ओएस और ओए का फॉर्मूला प्रेडिक्शन। आप फॉर्मूला बता सकते हैं सही है कि गलत, एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करो एक कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी। क्लियर? एक कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी, राइट? इफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर आर, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, -1 है और -2, ठीक है? देन पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपसे पूछा है पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अपने को करना क्या होता है इस सवाल में, जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नहीं गिवन होता तो हम लोग हिट एंड ट्रायल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन सोचते जिसमें जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 होता, जिसमें जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 होता। तो एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सर ओवरऑल चार्ज को 0 क्यों करना है? क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसे न्यूट्रल मान के चलेंगे, राइट? तो हमें एबीसी का एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जो कि न्यूट्रल है, मतलब सभी सभी ओएस का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि वो 0 हो जाए। फॉर एन एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? AB2C3। तो ए का चार्ज कितना है भाई? +6। अब बी कितने ले लिए? 2। तो बी का चार्ज कितना है? -1। तो कितना हो गया? -2। अब सी देख लो, सी कितने हैं? 3। कितना चार्ज है? -2। तो कितना हो गया? -6। क्या इसका चार्ज 0 हो रहा? नहीं, मतलब ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। तो अपने क्या करना होता है, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचने होते हैं जहां पे टोटल ओएस का समेशन कितना हो? 0। बहुत सही। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज AB2C2। कहने का तात्पर्य क्या है, आज आप ये क्यों कर पाए? क्योंकि आपको एबीसी का ओएस पता था, एबीसी का ओएन पता था।
तो आपको वो पता था, तो आप वहां से प्रिडिक्शन कर पाए यार इसका जो कॉम्बिनेशन मात्र यही है, दूसरा नहीं। क्लियर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ओएस एंड ओएन। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा, आप सबको बताना है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा ओएन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, हालांकि उसका एक एक्सेप्शन है, फास्फोरस वाला। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओए एंड आरए, और तीसरा हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ। अगर आपको याद हो, जब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, तो मोल कंसेप्ट में मैंने आपको 3 कंसेप्ट का नाम बताया होगा। सबसे पहला कंसेप्ट था मोल कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट था पीओएसी, और तीसरा कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कुछ याद आ रहा है? और ग्राम इक्विवेलेंट के सवाल करने के लिए हमें लगाना होता था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ याद आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट के सवाल करने के लिए हमें लगाना होता था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। याद आ रहा है? और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। कुछ याद आ रहा है? और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यार आपने तो बहुत सारा पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के। एक बार सभी लोग मुझे सारे फॉर्मूले बोल के बताएंगे, जहां बैठे हैं बोलेंगे सारा फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दूसरा फॉर्मूला मोल इनटू एन फैक्टर। तीसरा फॉर्मूला बोलो ना यार, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चौथा फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। याद आ रहा है? अगला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगला फॉर्मूला क्यू बाई एफ। अगला फॉर्मूला आईटी बाई एफ। कितने सारे फॉर्मूले आपको पता है। लेकिन याद करो वो दिन जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ा करते थे, तो आपको जो इक्विवेलेंट वेट है वो परेशान किया करता था। उस समय आपने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इफेक्ट। मैंने अभी आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं आपको पुरानी बातें याद दिला रहा हूं। ये सब आपने सुना है, ये सब आपने पढ़ा है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना? तो आपने हमसे कहा सर एन फैक्टर कैसे निकाल? मैंने कहा एन फैक्टर के कुछ केस मैं आपको बता देता हूं, और कुछ केस हम पढ़ेंगे रेडॉक्स में, और रेडॉक्स पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप सब एन फैक्टर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें एन फैक्टर को निकालना होगा, और एन फैक्टर को जैसे ही हम निकालते हैं वैसे इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट को निकालना है तो बेसिकली हमें एन फैक्टर को निकालना है, और एन फैक्टर को निकालने के लिए ही मैं आपको सिखाने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ ओएस एंड ओएन में कैसे हम एन फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं। कुछ आपको पता है, कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर? तो सारी की सारी कहानी हमारी जो है वो एन फैक्टर के कैलकुलेशन में घूमने वाली। एन फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया तो इक्विवेलेंट वेट को निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट को निकाल लिया तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लगा लिया, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लगा लिया, तो बेहतरीन सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लिया। तो चलो सीखते हैं एन फैक्टर का कैलकुलेशन। सीखे क्या? सीखने के पहले एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं। जो ये इक्विवेलेंट वेट होता है, जो ये इक्विवेलेंट मास होता है, उसे हम लोग यूनिवेलेंट मास भी कहते हैं। उसे हम लोग यूनिवेलेंट मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा वो सुन लो। आप सबको इतना तो पता है ना यार कि H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो 2 है, पता है आपको, राइट? तो अगर कोई आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछे तो आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 बोले तो 49। क्लियर? तो कोई अगर आपसे H2SO4 का एन फैक्टर पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे? 49। आपके लिए एन फैक्टर कितना है? 2, तो कितना आंसर है? 49। क्लियर? अब इसको ऐसे सुनो, जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसे हम लोग यूनिवेलेंट मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका फील ये है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जब वैलेंस फैक्टर 1 हो, वो जो मास होता है वही उसका इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट वेट को हमने कई तरीके से डिफाइन किया है। मोल कंसेप्ट हम कहते थे किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या तो रिएक्ट करे या तो डिस्प्लेस करे। याद आया? और आज हम क्या कह रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वही यूनिवेलेंट वेट होता है, क्योंकि ये वो वेट होता है जो वन फैक्टर वैलेंस फैक्टर 1 के बराबर होता है। मतलब ऐसे समझो ना, दो वैलेंस फैक्टर में कितना वेट है? 98। तो एक वैलेंस फैक्टर पे कितना वेट होएगा? 49। तो एक वैलेंस फैक्टर का जो वेट होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो बस दिमाग में इस शब्द को रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल फ्रेम करते करते वो इक्विवेलेंट वेट नहीं यूनिवेलेंट वेट वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट कीप इन माइंड यार ये उसका पर्यायवाची शब्द है। क्यों है? उसका रीजन ये है,
कि हमें सोचना है कि वन फैक्टर पे कितना वेट आया, यही उसका इक्वल वेट है, राइट। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं हर केस का कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। क्या आप सब तैयार हैं? हर केस का, इस टॉपिक के बाद कोई भी केस होगा आप सब का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। सबसे पहले वो जो आपको पता है, आपको पता है एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बोलो पता है? आपको पता है? अभी बस आपको बताना है, हाँ हमें पता है। आपको पता है एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बोलो पता है? हाँ पता है। आपको पता है बेस का एन फैक्टर क्या होता है? बोलो पता है? बोलो पता है? आपको पता है बेस का एन फैक्टर क्या होता है? अरे हाँ यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। पता है? आपको पता है किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? बोलो पता है? आपको पता है किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? पता है? आपको पता है किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है? बोलो पता है? पता है? आपको पता है किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या है? आपको पता है किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर क्या है? अब आपको जो नहीं पता वो देख लेते हैं। सर वो हमें कैसे पता चला? अरे वो पहले ही बता दिया था यार, राइट। ये सब आपको पता है। आपको पता है एसिड का एन फैक्टर क्या है, आपको पता है बेस का एन फैक्टर क्या है, आपको पता है सॉल्ट का एन फैक्टर क्या है, आपको पता है किसी आयन का एन फैक्टर क्या है। अरे पता है ना यार, पढ़ा रखा है। नहीं है तो एक बार देख लेना इसे। क्लियर? अब आपको जो नहीं पता चलो वो करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, आज हम लोग जब एन फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे स्पीशीज का निकालेंगे जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिनका रिडक्शन हो रहा होगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो जो एन फैक्टर होता है उसका मात्र 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 एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जब हम एन फैक्टर निकाल रहे होंगे तो हम इसी चीज के पीछे घूम रहे होंगे, इसी चीज को कैलकुलेट कर रहे होंगे। व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमें टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, कुछ देर पहले हमारा जो इक्वल वेट का फॉर्मूला था दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आज एन फैक्टर क्या होगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बाय वन मोल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बाय वन मोल। मैं इसे समझाता हूं। अब होगा क्या, जब हम एन फैक्टर निकालेंगे तो कितने कितने पॉसिबल केसेस होंगे, क्या क्या हो सकता है। या तो केवल ऑक्सीडेशन होगा, या तो केवल रिडक्शन होगा, या तो एक से ज्यादा स्पीशीज का। मेरी बात को समझना, जब हम एन फैक्टर निकाल रहे होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में, उसमें एन फैक्टर का मात्र एक फॉर्मूला होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पर चेंज हम कहां निकाल रहे होंगे, या तो एक एटम का मात्र ऑक्सीडेशन हुआ होगा, या तो एक एटम का मात्र रिडक्शन हुआ होगा, या तो एक से ज्यादा एटम का, एक दो तीन चार, केवल ऑक्सीडेशन हुआ होगा, या तो केवल रिडक्शन हुआ होगा। कितने केसेस पॉसिबल है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। या तो हो सकता है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन हुआ होगा, या तो हो सकता है भाई वहां पे रिडॉक्स हुआ होगा। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। या तो केवल केवल ऑक्सीडेशन, या तो केवल केवल रिडक्शन, या तो एक एटम का, या तो एक से ज्यादा का, या तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का रिडक्शन, या तो रिडॉक्स। आओ एक एक करके हम सभी का एन फैक्टर निकालते हैं। शुरू करें क्या? तो एक एक करके हम सभी का एन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस वन की। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, जब केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होगा, राइट। ओनली ऑक्सीडेशन एंड ओनली रिडक्शन। जब केवल ऑक्सीडेशन और केवल रिडक्शन होगा, हम केवल सबसे पहले उसकी बात करें। तो कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ए से बना ए एन प्लस, राइट। यहां पे ए पे कितना चार्ज है? जीरो। यहां पे कितना चार्ज है? एन प्लस। तो कितने का चेंज हुआ? व्हाट इज द चेंज? चेंज हुआ एन का। क्लियर? तो इसका जो एन फैक्टर है, इसका जो वैलेंस फैक्टर है, वो कितना हुआ? एन। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो हमारे पास एटम है A2 और A2 का कन्वर्जन हो गया, ये बन गया A+1। कहां बन गया? A+1। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले जो A2 था उसमें A2 में A का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? जीरो। क्लियर? अभी A कहां पहुंच चुका है? +1 पे। अभी A कहां पहुंच चुका है? +1 पे। तो जीरो से कहां गया? +1। तो एक A पर कितने का चेंज है? एक का। एक A पर कितने का चेंज है? एक का। हम लोग किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं? हमेशा अपने आप से ये पूछना। हम लोग A2 का एन फैक्टर निकाल रहे हैं कि हम लोग A का एन फैक्टर निकाल रहे हैं? A2 का। तो हमें चेंज किस में देखना है? A2 पर। क्लियर? अब A2 में कितने A है? दो। एक A पर कितने का चेंज है? एक का। जीरो से +1 गया ना, तो एक का चेंज।
एक ए पर कितने का चेंज है? एक का। तो 2 ए पर कितने का चेंज हुआ? 2 का। हमें हमेशा कैलकुलेट करना है टोटल चेंज। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल चेंज पर मोल। मतलब हम किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं? A2 का। तो A2 में चेंज देखना है, ना कि ए में देखना है। क्लियर? A2 कहां गया? +1 में। तो एक ए पे कितने का चेंज? ए का। तो 2 ए पे कितने का चेंज? 2 का। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 का। इसे और अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो हमारे पास A+1 और A+1 से बना A2। क्या बना? A2। क्लियर? अभी हम किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं? A+1 का। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है हम उसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं, राइट? अब यहां पर कितने ए है? मात्र एक है। तो हमें किसमें चेंज देखना है? मात्र एक ए पर देखना है। मतलब A+1 से A2 गया, तो A2 पे कितना ऑक्सीजन स्टेट है? 0 का। तो बताओ कितने ए है? 1। तो अभी अपना जो टोटल चेंज होगा, राइट, जो टोटल चेंज होगा वो कितना होगा? 1 का। यानी कि जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 का। आप समझ पाए, हमें जो एन फैक्टर निकालना है हमेशा टोटल चेंज निकालना है। इसी बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं। अगला केस हम ले रहे हैं जब NH3 से N2 बना। क्या बना बच्चों? NH3 से N2। अगेन आपको जो एन फैक्टर बताना है वो NH3 का बताना है। किसका बताना है? NH3 का। अब सबसे पहले हम क्या लिख लें? ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन कहां है? -3 पर। यहां कहां है? 0 पर। हमें किसका एन फैक्टर निकालना है? अमोनिया का कि नाइट्रोजन का? अमोनिया का। हमें किसमें चेंज देखना है? अमोनिया में। कितने मोल में? 1 मोल में। कितने मोल में? 1 मोल में। क्लियर? अब अमोनिया के कितने मोल है बच्चों? 1 मोल, राइट? नाइट्रोजन कहां से कहां गया? -3 से 0। तो कितने नाइट्रोजन है अमोनिया में? 1। तो टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज हुआ 3 का। -3 से 0 कितने का चेंज है? 3 का। यानी कि एन फैक्टर कितना हुआ? 3 का। लेकिन इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी नहीं कुछ ऐसी होती जिसमें N2 से NH3 बना होता। क्या बना होता? N2 से NH3। अभी देखो नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? बोलो बोलो। 0। अमोनिया पे कितना है? -3। अभी हम किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं? अपने आप से पूछो। N2 का निकाल रहे हैं कि NH3 का निकाल रहे हैं? N2 का निकाल रहे हैं। N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक एटम का भाई। नाइट्रोजन में N2 में नाइट्रोजन का OH कितना है? 0। तो एक नाइट्रोजन पे कितने का चेंज है? 3 का। एक नाइट्रोजन पर 3 का चेंज। समझ पा रहे हो क्या? एक नाइट्रोजन पर 3 का चेंज। तो कितने नाइट्रोजन है? 2। सर पहले तो आपने एक गिना क्योंकि पहले हम अमोनिया का निकाल रहे थे। आज किसका निकाल रहे हैं? N2 का, राइट? तो कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2 नाइट्रोजन पर कितने का चेंज है? 6 का। यानी टोटल चेंज कितना है? 6 का। यानी एन फैक्टर कितना है? 6 का। क्लियर? तो जब कभी केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होगा, अपने को एन फैक्टर दैट इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा। बस याद रखना पर मोल बताना होगा। याद रखना पर मोल बताना होगा। याद रखना पर मोल बताना होगा। अगर आप समझ पाए तो आप कुछ एक और केस आपसे पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? चलो, तो अगला केस है Cr2O7 2 माइनस से कन्वर्जन हुआ Cr3 प्लस का। आप सबको बताना है एन फैक्टर कितना होगा। Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस एन फैक्टर बताना है आपने। आपने बताना है एन फैक्टर। डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्जन हुआ, तो बताइए एन फैक्टर कितना होगा? क्या बात है, किसका निकाल रहे हैं? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का कि राइट हैंड साइड का? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बात है, यहां हो गया +6, यहां हो गया +3। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्रोमियम है? 2। तो कितने पे चेंज देखना है? 2 पे। एक क्रोमियम कहां से कहां गया? 6 से 3। तो कितने का चेंज है? एक क्रोमियम पे 3 का। एक क्रोमियम पे 3 का। तो 2 क्रोमियम पे 6 का। डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है? 2। तो एन फैक्टर कितना हुआ? 6 का। क्लियर? अब यहां पे अपने को कुछ एक फैक्ट पता होने की, जैसे जो केमोनोफोर होता है, एमिनोफोर माइनस यानी कि केमोनोफोर। तो फैक्ट ये पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता है फिर भी बता देता हूं। जब एसिडिक मीडियम होता है तो केमोनोफोर Mn+2 में कन्वर्ट होता है। तो इसे ऐसे समझो बच्चों, +7 से कहां चला गया? +2। तो +7 से +2 किस मीडियम में गया? एसिडिक मीडियम। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका एन फैक्टर कितना होगा, कितने का चेंज हुआ? +7 से +2 कितने का चेंज है? 5 का। यानी एन फैक्टर कितना होगा? 5। इन द सेम वे जब न्यूट्रल मीडियम होता है या वीक बेसिक मीडियम होता है तो वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो +7 से कहां गया? +4। तो +7 से +4 कितने का चेंज है? 3 का। एन फैक्टर कितना होगा? 3। इन द सेम वे जब केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में होता है, तो वो कन्वर्ट होता है K2MnO4 यानी +6 में। तो +7 से कहां गया? +6 में।
कितने का चेंज है 1 का, यानी एन फैक्टर कितना होगा 1। यानी कि जो एन फैक्टर है वो मीडियम के बदलने से बदल सकता है, डिपेंड करता है उस स्पीशीज के नेचर पर। जैसे कि हमने बात करी केमनोफोर पे, क्लियर। तो केमनोफोर में एसिडिक मीडियम में कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, बेसिक मीडियम में कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। क्लियर, क्लियर। इन द सेम वे K2Cr2O7 जो कि मात्र एसिडिक मीडियम में काम करता है, और वो कहां से कहां कन्वर्ट होता है, +6 से +3। तो +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ तो K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन में कितने का चेंज है 6 का, यानी इन फैक्टर कितना है 6 का, राइट। उसी प्रकार से इमेजिन करो हमारे सामने FeSO4। अब FeSO4 में जो Fe है वो +2 पे, क्लियर। अब ये +2 पे है तो +2 से कन्वर्ट होता है +3 पे, तो +2 से कहां कन्वर्ट हुआ, +3 पर। ये ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो दूसरे क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। हमें मतलब नहीं वो ओए है कि आर है, भाई अपने को तो एन फैक्टर निकालना है, और एन फैक्टर का फॉर्मूला है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Fe कहां से कहां गया, +2 से +3। कितने Fe है, एक, तो कितने पे चेंज देखना, एक पे। कितने का चेंज है, एक पे, तो एन फैक्टर कितना है 1। समझ पाए। इन द सेम वे हमारे पास है ऑक्सिलेट आयन, जरा सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सिलेट आयन में जो कार्बन है, चलो एक बार इसका OS निकाल लेते हैं। तो कार्बन को हम लोग मिल लेते हैं x, तो 2x - 8 बराबर -2। सॉल्व करेंगे x कितना आएगा, +3। यानी कि ऑक्सिलेट आयन में जो कार्बन है वो कहां है, +3, और CO2 में कहां कन्वर्ट हुआ, +4 में। अब सुनो, हमें क्या निकालना है, एन फैक्टर। किसका निकालना है, ऑक्सिलेट का कि CO2 का, ऑक्सिलेट का। कितने कार्बन है, 2। हमें एक मोल ऑक्सिलेट में चेंज निकालना है, राइट। तो +3 से कहां गया, +4 में। तो एक कार्बन पे कितने का चेंज है, एक का। ऑक्सिलेट में कितने कार्बन है, 2, तो टोटल कितने का चेंज हुआ, 2 का, यानी एन फैक्टर कितना होगा, 2। यानी एन फैक्टर कितना होगा, 2, यानी वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं। केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होता है तो एन फैक्टर का मात्र एक फॉर्मूला, दैट इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर आप समझ गए हैं तो अगला केस आपके सामने लिखा है H2O2। आंसर लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन खुद से कोशिश करें बताने का। H2O2 से क्या बना, हाफ O2। जो दिया है बस वही देखना है। H2O2 से क्या बना, O2, राइट। तो हमें बताना है H2O2 का एन फैक्टर। क्या बताना है, H2O2 का एन फैक्टर। यहां पे ऑक्सीजन कहां है, -1 पे, यहां कहां है, 0 पे। हमें एन फैक्टर का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज किस में देखना है, H2O2 में कि O2 में, H2O2 में। एन फैक्टर हम किसका निकाल रहे हैं, H2O2 का। एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है, एक का। -1 से 0 कितने का चेंज है, एक का। तो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो कितने का चेंज हुआ, 2 का। तो व्हाट इज द एन फैक्टर, दैट इज 2। समझ पाए क्या। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार इससे रिवाइज करिएगा। बाकी जो सारे केसेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैंने आपको होमवर्क जो दिया है उसमें वही बताया है जितना आज तक पढ़ा अपन ने। ये जो लास्ट वाले सेक्शन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जितना पढ़ा है उससे रिवाइज करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एन फैक्टर अभी आने वाला है, जो थर्ड और फोर्थ केस है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो एक से ज्यादा स्पीशीज का, वो सारी बातें तो आज हो नहीं पाया, उससे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है, मैंने पहले भी नंबर कई बार आपको दिया है 156 बार, फिर भी दे देता हूं। इनके पास लिंक नहीं है, इनके पास लिंक नहीं है, वो मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं और उनको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं हैंडआउट आपसे शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। होमवर्क बेटा शुरू में दे दिया था ऋषिका, स्लाइड के शुरू में फर्स्ट पेज में आपको होमवर्क दिया है। मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट।
आप सबके सामने अभी पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। पॉपअप आ गया होगा, तो यही हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा। नंबर मैंने आपसे चैट में अभी शेयर किया है, जिनके पास नंबर है वो नंबर ले लेंगे और मुझे मैसेज करके वो लिंक भी लेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हर्षित, हाँ बेटा हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।